कि वो सारे लोग जो सिर्फ एक्टिंग को सोच के आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी ज़रूरी है। ये वीडियो समझनी, देखनी बड़ी ज़रूरी है। शोबिज़ के ऐसे शोबे बताए, फ़िल्म मेकिंग के ऐसे शोबे बताए हैं 20 के करीब जो कि एक्टिंग के अलावा हैं। तो अब आप ये सोचें कि आपके अंदर इनमें से कौन-सी ऐसी चीज़ है कि आप अपने आप को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम आज के एक्टिंग लेसन के बारे में। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट ये लेसन है आपके लिए। तुम्हें क्या लगता था? क्या लगता था तुम्हें कि तुम जैसे घटिया लोग इस शहर में दंदराते फिरेंगे और अब कुछ नहीं करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अली और एक्टिंग वीडियोस की जो मेरी सीरीज़ है उसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से मैं बहुत पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को मुकम्मल जो करियर काउंसलिंग होती है एज एन एक्टर या शोबिज़ को ज्वाइन करने वाले जो लोग हैं उनको मैं बता सकूँ, उनको समझा सकूँ। क्योंकि मैं ख़ुद एक ऐसी चीज़ से गुज़रा हूँ ज़िंदगी में कि जब मैं शुरू कर रहा था तो कोई नहीं था मुझे बताने वाला, या इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इतना कांटेक्ट नहीं था जैसे आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं या मेरे से बात करते हैं। तो मेरे लिए ऐसा कोई नहीं था। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं बता सकूँ जो दूसरे शहरों में रह रहे हैं, जो लाहौर में रहते हैं, कि वो इस काम को कैसे ज्वाइन करें। बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं। इसमें लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, हर उम्र के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े जवान सब लोग हैं और सबका शौक़ भी है, जज्बा भी है, कुछ लोगों की सीरियसनेस भी है, कुछ लोग शौकिया हैं। और ये ज़हन में रखिएगा कि जब मैंने शुरू किया था तो मेरे साथ अगर 100 लोग थे तो उनमें से आज शायद मुश्किल से कोई 15-20 लोग काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा टफ़ होता है। लोग आते हैं, लोग पूरी अपनी ख्वाहिश के तहत आ जाते हैं, जुनून के तहत आते हैं, लेकिन यहाँ की जो मुश्किलात होती हैं उससे भाग जाते हैं। इतना सब्र नहीं होता। ये सोसाइटी में उस वक्त इतना नहीं था कि लोग इसको एक सीरियस काम की तरह नहीं लेते थे। आज जो मेरी वीडियो है हमेशा की तरह इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो मैं आपको शोबिज़ के बारे में या फ़िल्म मेकिंग के बारे में या प्रोडक्शन के बारे में चीज़ें बताता हूँ, और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें मैं एक्टिंग के बारे में आपको कोई एक टिप देता हूँ, एक लेसन देता हूँ और मैं उसको इंटरैक्टिव रखता हूँ कि आप उसकी प्रैक्टिस भी करें। तो शुरू में ये करना चाहूँगा कि मेरे वो सारे दोस्त, मेरे सारे आप सब लोग मेरे दोस्त हैं। जितने भी लोग आप शोबिज़ में आना चाह रहे हैं, याद रखिए कि इसमें ख़ाली एक्टिंग से घर चलाना बड़ा मुश्किल है और इसलिए अपना लाइफ़स्टाइल चलाना, अपनी लाइफ चलाना मुश्किल है। और ज़ाहिर है कि आप नए लोग हैं, कल को आप ने अपनी लाइफ प्लान करनी है, अपना करियर चलाना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, बीवी बच्चों को देखना है, सारी ज़रूरियात भी पूरी करनी होती है ज़िंदगी की। तो वो हर दूसरे काम की तरह एक्टिंग के अलावा ये भी उसी तरह से पहले मेहनत मांगता है, उस पर फिर टाइम लगता है और फिर जाके आप पैसे इसमें से कमाना शुरू होते हैं। और वो भी ऐसा नहीं होता जैसे एक सरकारी जॉब लग जाती है तो वो पैसे आने ही होते हैं, एक सर्टेन अमाउंट हर महीने आपके घर आनी है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा हो सकता है कि आप पूरे साल के पैसे हो सकता है एक किसी कमर्शियल से कमा लें। हो सकता है अगला पूरा साल आप फारिग बैठे हो और आप छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हो। तो ये इसमें अनसर्टिनिटी थोड़ी सी दूसरे शोबों से ज़्यादा है। इसलिए इसको थोड़ी सी जॉब सिक्योरिटी इसकी बेहतर करने के लिए, थोड़ा सा अपना फ्यूचर बेहतर करने के लिए मैं आपको इस टिप्स देना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शोबिज़ में या फ़िल्म मेकिंग में या ड्रामा इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टिंग ही एक जॉब नहीं है। इसमें बहुत सी जॉब्स होती हैं। तो जैसे मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ, मैं वॉइस ओवर भी करता हूँ। कमर्शियल्स में जो आवाज़ चलती है, बहुत से कमर्शियल्स में मेरी आवाज़ चलती है। मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ के वॉइस ओवर्स करता हूँ। मैं टीवी कमर्शियल्स बनाता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ उनको। और पूरी एक टीम है मैंने बनाई है, मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है। तो मैं अगर सिर्फ एक्टिंग पे बैठा होता तो मेरे लिए भी मुश्किल था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी कैसे रन करूं। तो मैंने भी ओवर द ईयर्स मैंने भी बहुत सी चीज़ें की। इसीलिए मेरे कार्ड पे, विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है मीडिया मज़दूर। तो मैं मीडिया मज़दूर अपने आप को कहता हूँ कि मैं मीडिया में जो भी काम मुझे मिलता है मैं कर लेता हूँ। मैं लाइन प्रोडक्शन भी करता हूँ, मैं किसी के लिए म्यूज़िक वीडियोस भी कर देता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ भी करता हूँ, प्रोड्यूस और डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं टीवी कमर्शियल्स भी करता हूँ। ड्रामाज मैंने काफ़ी अरसे से नहीं किए।
तो जो काम मिलता है आप कर लेते हैं। तो अब मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि वो सारे लोग जो सिर्फ एक्टिंग को सोच के आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी ज़रूरी है। ये वीडियो समझनी देखनी बड़ी ज़रूरी है कि उनको मैं मुखातिब करके कह रहा हूँ कि आप इसी शोबे में कोई और काम भी देखें कि और आप इसमें क्या कर सकते हैं, ताकि आप इसका पार्ट भी बने रहें, आपका शौक भी पूरा हो और आपको एक्टिंग का जो वो है वो भी आपको मौका मिलता रहे। तो बहुत दफ़ा मैंने बहुत सी चीज़ों का नाम लिया, जैसे कि मैं कई दफ़ा मैंने कहता हूँ लाइन प्रोड्यूसर, कई दफ़ा मैं कहता हूँ एडी, कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, कई दफ़ा मैं कहता हूँ डायरेक्टर। तो मैं आज पहले आपको ये बताता हूँ कि शोबिज़ में जॉब्स कौन कौन सी होती हैं, मोटी मोटी जो जॉब्स हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आलमोस्ट कोई 30-40 किस्म की मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में, इंडिया में जो हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो जॉब्स मौजूद होती हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आप एक्टिंग के अलावा शोबिज़ में क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं। अब मैं कमर्शियल्स लिखता भी हूँ, जो कमर्शियल्स में चलता है उसको कॉपी राइटिंग बोलते हैं। मैंने ये सीखा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके अंदर मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूँ कि सिर्फ एक टैलेंट नहीं होता, एक मेन टैलेंट होता है और कुछ सब टैलेंट्स होते हैं। तो आपने उस सब टैलेंट्स पे गौर करना है, वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी की आवाज़ बड़ी अच्छी हो, वो वॉइस ओवर्स करे, वॉइस ओवर से पैसे कमाए। हो सकता है कोई लिख सकता हो, तो ये जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा। तो इसमें राइटिंग की जॉब होती है। आप कॉपी राइटिंग सीखते हैं कि कमर्शियल्स कैसे लिखी जाती हैं, उसको बोलते हैं कॉपी राइटर। वो कॉपी नहीं करता लेकिन उसको कॉपी राइटर बोलते हैं, जो कमर्शियल्स वगैरह लिखते हैं, जो कमर्शियल्स के गाने लिखते हैं, जो पीछे म्यूज़िक चलता है और पीछे जो संग लाइन्स चलती हैं। अब मैं कितने लफ्ज़ बोल रहा हूँ ये आपने समझने। संग लाइन वो होती है जो गाई जाती है, वॉइस ओवर होता है जो पढ़ा जाता है। ठीक है, तो संग लाइन्स होती हैं, उनको जिंगल्स बोलते हैं। जिंगल जो कमर्शियल का गाना होता है उसे जिंगल्स बोलते हैं। मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ये लैंग्वेज भी आती हो। अब आ जाते हैं इसमें और क्या जॉब्स हैं। आप देखेंगे जब क्रेडिट्स चलते हैं उसमें लिखा होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो आदमी होता है कि जो किसी आइडिया को दो तरह के प्रोड्यूसर होते हैं। एक होता है फाइनेंसर, उसको भी यहाँ पे प्रोड्यूसर ही कहते हैं। फाइनेंसर जो होता है उसका कोई ताल्लुक नहीं होता प्रोडक्शन से, ना उसको शोबिज़ का, ना फिल्म मेकिंग का कुछ, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको पता नहीं होता। वो सिर्फ पैसे लगाता है। उसको प्रोड्यूसर जाके कहता है कि अगर तुम इस आइडिया पे पैसे लगाओ, इतने लगेंगे, इतने आपको बचेंगे, मुनाफा होगा। तो वो फाइनेंसर होता है। एक प्रोड्यूसर होता है जो सारे प्रोजेक्ट को लेके चलता है, और जो सबसे बड़ी पोजीशन होती है इसमें वो प्रोड्यूसर की होती है। वो सारी टीम को इकट्ठा करता है, फाइनेंसेस सारे उसके थ्रू जाते हैं, वही डायरेक्टर को लेता है, कास्टिंग में हर चीज़ में उसकी इनपुट आ रही होती है। उसके बाद आता है डायरेक्टर, जो एक्टर्स को और सारे लोगों को बताता है कि ये जो कागज़ पे लिखा हुआ है ये हम विजुअल कैसे क्रिएट करेंगे, ये हम टीवी पे या फिल्म पे दिखाएंगे कैसे। वो सबको एक्सप्रेशंस बताता है कि तुमने यहाँ से आना है, तुमने इधर आके कहना है, गुस्से में आके तुमने ये बोलना है, तुमने आगे से ये बोलना है। और उस डायरेक्टर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा काम आता होता है, उसको पोस्ट प्रोडक्शन भी आती है, उसको एडिटिंग की भी समझ होती है थोड़ी बहुत कि जुड़ेगा सीन कैसे, इसको शूट कैसे करना है। तो डायरेक्टर की पोजीशन एक कैप्टन ऑफ द शिप की होती है, वो टेक्निकली और हर चीज़ में टॉप पे होता है। प्रोड्यूसर तो ओवरऑल प्रोजेक्ट को हेड कर रहा है ना, बाकी उसके बाद जो सारी चीज़ चला रहा है वो सारी चीज़ प्रैक्टिकली वो डायरेक्टर होता है जो डायरेक्शंस देता है। अच्छा, उसके बाद अभी मैंने एक लफ्ज़ बोला है पोस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के 3 हिस्से होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन वो होती है कि जब आप अभी स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है और स्क्रिप्ट के बाद उसमें कैरेक्टर्स निकलते हैं, फिर आप कास्टिंग करते हैं, इसमें इस रोल में किसको लें, इसको किसको लें, कैमरामैन कौन होगा, इसको शूट कहाँ करना है, लोकेशंस क्या होंगी, ये सारी जो प्रिपरेशन है, सारी जो तैयारी है, ये प्री प्रोडक्शन में आती है, यानी प्रोडक्शन से पहले। उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, आपका एक स्केड्यूल बन जाता है, ये 30 दिन की शूट है, इसमें ये एक्टर इस दिन चाहिए, ये जगह चाहिए, ये आउटडोर है, ये इंडोर है, ये सारा करके आप प्रोडक्शन करते हैं। फिर तीसरा मरहला आता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में ये होता है कि इसको एडिट करना है, इसमें म्यूज़िक लगना है, इसको थोड़ा सा कलर इन्हांस करने हैं, इसको जोड़ना कैसे है, इसके प्रोमोज बनने हैं, इसके टाइटल बनने हैं, इसमें ग्राफिक एनिमेशंस चलनी है, एनिमेटर का काम है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का काम है, प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। तो ये 3 हिस्से होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। अब हम उन किरदारों की बात कर रहे हैं कि जो इस सारी चीज़ को पॉसिबल करते हैं। मैंने बताया फाइनेंसर जो फाइनेंस लेके आता है, नाम से ही जाहिर है। प्रोड्यूसर जो कि प्रोड्यूस करता है सारी चीज़ें।
डायरेक्टर जो कि पूरी उसका क्रिएटिव एस्पेक्ट भी देखता है, टेक्निकल भी देखता है, और वो उस विजन को ट्रांसलेट करता है इनटू विजुअल, जो कि कागज़ पे राइटर ने लिखा हुआ। ये भी मुख्तलिफ जॉब्स हैं। और एक्टिंग के साथ साथ आप याद रखें कि आपको दूसरे कामों में भी आपका हाथ चलता हो, आपको समझ आती हो, तो ज़रूर उसका हिस्सा बने। मिसाल के तौर पे फ़हद मुस्तफ़ा पहले अपने फादर के साथ प्रोडक्शन में हिस्सा लेते थे। वो हर किस्म की जॉब करते थे प्रोडक्शन पे, खाना लेके आना, लोगों को खाना खिलाना, ठीक है, छोड़ के आना, लेके आना, टेलीफोन करने, एक्टरों को बुलाना। तो फ़हद मुस्तफ़ा ये करते थे। ऋतिक रोशन अपने बाप के साथ पहले प्रोडक्शन में काम करते थे। जो अभिषेक बच्चन है वो अमिताभ बच्चन के साथ उनके प्रोडक्शन में काम करते थे, हाथ बटाते थे। तो ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि वो एक्टर्स प्रोडक्शन सीख के आए हैं, अपने फादर के साथ किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे। बिलाल अशरफ वो भी मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस में काम करते थे, फिर वो उनको चांस मिला और वो हिट हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि किसी एक बात पे, किसी एक चीज़ पे आप स्टिक ना हो। तो हम फाइनेंसर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, यहाँ तक हम आगे। उसके बाद होता है एडी, एसोसिएट डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर उसको कहते हैं। वो बंदा, उसके हाथ में स्क्रिप्ट होता है, उसको सारा पता होता है कितने सीन आज शूट करने हैं, कौन कौन आएगा। वो राइट हैंड होता है डायरेक्टर का, ठीक है। उसको कहते हैं एडी, एसोसिएट डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर। फर्स्ट एडी भी होता है, फिर आगे से उसका भी असिस्टेंट होता है, उसको सेकंड एडी कहते हैं, थर्ड एडी कहते हैं। वो पूरी एक टीम होती है असिस्टेंट्स की। फिर आ जाते हैं वार्डरोब स्टाइलिस्ट, जो कि ये डिज़ाइन करते हैं कि बंदे, ये सारे लोग कपड़े क्या पहनेंगे, स्टाइलिस्ट होते हैं वो। तो आप में से किसी की अगर स्टाइलिंग की सेंस बड़ी अच्छी है तो वो ये काम बड़ी आसानी से कर सकता है, ठीक है, कि किन कपड़ों के साथ किस तरह के जूते पहनने हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ब्राउन जूतों के साथ ब्राउन बेल्ट पहनते हैं, ब्राउन अगर आपने शूज़ पहने हुए हैं तो उसके साथ ब्लैक बेल्ट नहीं बांधते। तो स्टाइलिस्ट जो होता है वो पूरा स्टाइलिंग करता है कि अच्छा ये इस तरह का किरदार है, ये स्कूल टीचर है तो इसको इस तरह की जर्सी पहना दो, ये कर दो, या ये डॉक्टर है तो इस तरह कपड़े पहने, ये मॉडल है तो इसको ऐसे कपड़े बनाए। वो स्टाइलिंग करता है, ठीक है, वार्डरोब स्टाइलिस्ट उसको बोलते हैं। ये भी एक जॉब है, हो सकता है कि, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी लोग कमाते हैं जो अच्छे स्टाइलिस्ट हैं। उसके बाद है मेकअप आर्टिस्ट। आप में से बहुत सी ख़वातीन होंगी जिनको मेकअप का बड़ा शौक़ होगा, उनको मेकअप की सेंस बड़ी अच्छी होगी, तो इसमें मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं। हर वो आदमी जो स्क्रीन पे आता है वो मेकअप करके आता है, क्योंकि लाइट्स जो हैं वो बड़ी तेज़ होती हैं और उसमें आपका जो कलर है वो बड़ा अजीब सा नज़र आता है जब तक कि आपका प्रॉपर मेकअप ना हुआ। सारे मर्द जो टीवी पे आते हैं, सारी औरतें जो टीवी पे आती हैं वो मेकअप करती हैं। वो बेशक कोई मजहबी स्कॉलर हो, उसने आके कोई मजहबी बात करनी हो, वो भी मेकअप करते हैं, और क्योंकि उसके बाद ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। तो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। उसके बाद लाइन प्रोड्यूसर होते हैं। लाइन प्रोड्यूसर होता है जो कि आप ये समझ लें कि मौके पे ऑन ग्राउंड प्रोडक्शन को सारी को हैंडल करता है, लोकेशन को देखता है, सारी चीज़ों को एक रनिंग में रखता है, कोई चीज़ रुकने नहीं देता लाइन प्रोड्यूसर बेसिकली, ठीक है। वो एक्टर्स के मसाइल हों, वो प्रोडक्शन के मसाइल हों, वो खाना हो, ये हो, वो सारी चीज़ें लाइन प्रोड्यूसर जो है वो करता है। उसको स्क्रिप्ट का भी सेंस होता है, उसको एक्टर्स का भी पता होता है, उसको लोकेशंस का भी पता होता है, और वो बड़ा उसका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। वो बेसिकली प्रोडक्शन टीम को एक किस्म का हेड कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं लोकेशन मैनेजर, जो कि लोकेशंस प्रोवाइड करते हैं कि अमीर घर दिखाना है, गरीब घर दिखाना है, झोंपड़ी दिखानी है, क्लिनिक दिखाना है, मॉल दिखाना है, तो वो लोकेशन जो है वो सारी वो बंदा एक अरेंज करता है, ठीक है। उसकी एक्सपर्टीज़ होती है, उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और वो भी बड़े अच्छे पैसे कमाता है, उसको भी अपने काम की सेंस होती है। फिर होता है आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर ये होता है कि ये विजुअल जो है इसमें, इस फ्रेम में, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मेरे पीछे ये कैमरा पड़ा हुआ है एक पुराना। अब क्योंकि मैं एक्टिंग और फिल्म मेकिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ अगर हम गुलदान रख देंगे तो ये बात इतनी को मज़ेदार नहीं लगेगी। गुलदान इस चीज़ के साथ नहीं जाता जो बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कैमरा रखा गया है, पीछे रॉजर का पोस्टर पड़ा हुआ है, जिससे पता चलता है कि मैं उसमें एक्टर था, मैं हीरो था उसमें, पीटीवी का ड्रामा, पीटीवी का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये आर्ट डायरेक्शन है कि इधर क्या रखें ताकि वो सारा जो विजुअल है उसमें जो नज़र आ रहा है वो सारा एक जैसा लगे, इम्पैक्ट क्रिएट हो। अगर यहाँ पे पीछे मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि गुलदान रख दें या यहाँ पे कोई और चमकती चीज़ रख दें, तो उससे आपका ध्यान बार बार उधर जाएगा कि ये क्या पड़ा हुआ है। अभी आपको पता है पीछे कैमरा पड़ा हुआ है, बात भी फिल्म मेकिंग की, प्रोडक्शन की, एक्टिंग की हो रही है, तो ये रेलिवेंट एक पीस हमने रखा हुआ है।
तो ये आर्ट डायरेक्शन कहलाती है ये चीज़, कि यहाँ पे क्या देना चाहिए, यहाँ पे क्या नज़र आना चाहिए। इसमें अगर हमने ये एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाई हुई है तो किस तरह की चीज़ें होंगी, यहाँ पे पर्दे किस तरह के होंगे, यहाँ पे सोफ़े, ये वो सारा कुछ, टेबल चेयर्स, तो वो आर्ट डायरेक्टर का काम होता है। इसको कहते हैं आर्ट डायरेक्शन। फिर आ जाता है कास्टिंग डायरेक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो यहाँ पे कम है, मतलब यहाँ पे ये जॉब कम है। कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो लोगों को कास्ट करते हैं, वो कहानी सुनते हैं, ठीक है, राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ बैठते हैं और फिर वो सजेस्ट करते हैं कि इस रोल में इसको कास्ट कर लो, इस रोल में इसको कास्ट कर लो, इस कैरेक्टर में ये बंदा बेहतर लगेगा। वो होता है कास्टिंग डायरेक्टर, वो कास्ट करता है सबको। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अब आ जाती है हमारी टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जो लाइटिंग करता है कि ये लाइट कैसे होनी चाहिए, रात का टाइम है हल्की सी ब्लू लाइट दे दो, इसको चांद की रोशनी टाइप लगे, ये दिन का वक्त है तो सोलर लाइट, एक सोलर लाइट का नाम है, वो कैसे लगेगी, HMI कैसे लगेगी, ये अगर अफसोस वाला सीन है तो इसको डार्क डार्क बना दो। वो जो लाइटिंग करता है उसको कहते हैं डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, ठीक है। और बाहर ये बंदा अलग होता है बाहर के मुल्कों में, और कैमरामैन अलग होता है, लेकिन पाकिस्तान में कैमरामैन ही DOP होता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। कैमरामैन ही सारी फोटोग्राफी मतलब कि लाइटिंग सारी कैमरामैन ही करता है पाकिस्तान में। तो बाहर ये दो अलग लोग होते हैं। फिर आ जाता है कैमरामैन, जो कि कैमरे का एक्सपर्ट होता है, जो कि कैमरे से शूट करता है, टेक्निकली वो अवेयर होता है कि जो इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे चलाना है, कैमरा वगैरह, तो वो कैमरामैन होता है, ठीक है। वो आप सब जानते ही होंगे, आप में से कई बड़े अच्छे कैमरामैन की आई रखते होंगे, कई अपनी वीडियोस बड़ी अच्छी शूट करते होंगे, कैमरे के साथ एक्सपेरिमेंट करते होंगे। वो सारे लोग जो हैं वो उनमें कैमरामैन बनने की सलाहियत है, तो ये भी एक जॉब इसमें होती है। उसके बाद होता है कैमरा ऑपरेटर। एक आदमी होता है कि जो कैमरा सिर्फ ऑपरेट करता है, उसको लाइटिंग का इन चीज़ों का नहीं पता होता ज़्यादा, वो सिर्फ कैमरे रिकॉर्ड और कट प्ले करता है, यानी कि स्टॉप करता है, रिकॉर्ड और सब। वो कैमरा ऑपरेटर होता है, उसको बहुत ज़्यादा कैमरे की टेक्निकल अवेयरनेस चीज़ों की नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा असिस्टेंट्स काफ़ी होते हैं। कैमरे बहुत महंगे होते हैं जिस पे फिल्म वगैरह शूट होती है। एरी जो कैमरा है वो बहुत महंगा होता है। उसके जो अभी मैं कराची शूट करके आया हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखें, जो BTS वीडियो बिहाइंड द सीन मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, वो आप ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत सीखने का मौका मिलेगा कि फ़िल्म मेकिंग क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, कितने लोग मिल के काम करते हैं, फिर कोई चीज़ बनती है। तो कैमरे टीम में भी असिस्टेंट्स होते हैं। कैमरे को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि अगर आप वो देखें उसमें हमने जो लेंस यूज़ किए हुए हैं वो कोई तकरीबन 1 करोड़ रुपए के लेंस हैं, 1 करोड़ के आसपास वो लेंस हैं। वो कैमरा भी वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ का कैमरा होता है, तो इतना महंगा इक्विपमेंट होता है। तो उसके 2-3 असिस्टेंट होते हैं जो उनकी टेक केयर करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ग्रिप्स। एक डिपार्टमेंट होता है ग्रिप्स का, जो कि कटर, लाइट्स, अगर मेरी आप वीडियो देखें जिसमें मैं आपको टूर मैंने करवाया था, लास्ट टूर, उस पर अपने सेट के ऊपर, वो देखेंगे वीडियो पड़ी हुई है, तो उसमें कटर्स वगैरह होते हैं, वो ग्रिप्स जो चीज़ें पकड़ के खड़े होते हैं, ठीक है। वो लाइट काटनी होती है, सारी लाइट ऐसे लाइट लीक हो रही होती है, उसको बंद करना होता है उस साइड पे, जहाँ हम चाहते हैं कि लाइट हो वहीं लाइट जाए, तो उसके लिए कटर्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। तो वो ग्रिप्स का एक डिपार्टमेंट होता है। फिर गैफर होता है, जो चीफ लाइटमैन होता है एक किस्म का। गैफर जो है वो लाइटें उसको पता होता है, कैमरामैन गैफर को बताता है कि मुझे इस टाइप की लाइट चाहिए। फिर वो किसी लाइट को छत पे चढ़ाता है, कोई किसी को क्या करता है, वो लाइटिंग डिपार्टमेंट को हेड करता है गैफर जो होता है। अभी एक नई जॉब जो है वो क्रिएट हुई है हमारे इसी काम के अंदर, वो उसको कहते हैं DIT, जो कि डेटा को स्टोर करता है। ये जो सारे कैमरे हैं ये डिजिटल हो गए हुए हैं, रेड हो या एरी हो, ये अब डिजिटल कैमरे। पहले डिजिटल नहीं थे, इनके ऊपर फीता चलता था, वो नेगेटिव जो प्ले होता था, तो वो नेगेटिव 4 मिनट का नेगेटिव होता था, उसमें मैगजीन उसको बोलते थे, वो कैमरे के ऊपर लगता था और उसमें 1400 फुट के करीब होता था, मेरा ख्याल है 1 मिनट में वो चल जाता था। 1 मिनट में 1400 फुट चलता था, यानी कि 1 सेकंड में तकरीबन 24-25 तस्वीरें गुजरती हैं। तो फिर आपको एक तस्वीर जो है हरकत करती हुई नज़र आती है। तो कैमरे की स्पीड इसीलिए हमने 24 रखी होती है, 25 रखी होती है। ये इंसानी आँख के बहुत करीब है ये वाला फ्रेम रेट। जब वो 1 सेकंड में 24-25 तस्वीरें गुजरती हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ मूव कर रही है।
तो पहले वो और तरह की होती थी, अब ये डिफरेंट है, अब मेमोरी कार्ड डलते हैं। लेकिन ये मेमोरी कार्ड और आपके मेमोरी कार्ड में फ़र्क ये है कि इनमें से जो सबसे सस्ता होता है वो 50,000 से लेके 3-3, 4-4 लाख रुपए के सिर्फ मेमोरी कार्ड होते हैं, एक मेमोरी कार्ड, तो 3-4 लाख रुपए का। यहाँ ये नॉर्मल है, 6-6 लाख रुपए के भी होते हैं। तो अब ये जो DIT की जो जॉब है, ये क्या करता है, ये सारा डेटा हैंडल करता है, ठीक है। ये कैमरे में से जब एक कार्ड रिकॉर्ड हो गए, उसकी रिकॉर्ड स्पेस ख़त्म हो जाती है, तो DIT का जो इंचार्ज होता है उसको वो कार्ड दिया जाता है। उसके पास लैपटॉप्स होते हैं स्पीड वाले, उसके पास हार्ड ड्राइव्स होती हैं, वो डेटा उसमें कॉपी करता जाता है और उनका बैकअप बनाता है। तो ये एक नई जॉब हमारे यहाँ DIT जो है ये क्रिएट हुई है। DIT का काम करते हैं लड़के बहुत सारे, और वो ताकि वर्क फ्लो आपका स्मूथ रहे। एक कार्ड ख़त्म हुआ, उन्होंने कॉपी किया, दूसरा कार्ड चल रहा है कैमरे में, जैसे वो ख़त्म हुआ उसने कॉपी कर लिया, इस तरह करके। तो ये एक जॉब होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम। पोस्ट प्रोडक्शन में हमारे पास होते हैं एडिटर्स, बड़ा ही अहम काम होता है उनका। जितना अहम काम, जैसे एक्टर है, डायरेक्टर, सब अपना अपना इनपुट देते हैं, तो एडिटर भी अपना इनपुट देता है कि इसको मैं जोड़ूंगा कैसे, म्यूज़िक के ऊपर काटूंगा, इसको मैं सैड म्यूज़िक के ऊपर कैसे काटूंगा, इसको जंप कट्स में करेंगे, ये J कट्स में ये इसको जोड़ते हैं, इसको L कट्स में जोड़ते हैं। ये मैं एडिटर्स की लैंग्वेज बता रहा हूँ। तो वो एडिटर्स जो हैं उसमें अपनी इनपुट डालते हैं और उस चीज़ को खूबसूरत बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आप फिल्म देखते हैं, एक्शन हो रहा है, इसने इधर से मुक्का मारा, इसका पहले मिड शॉट लगा, फिर क्लोज़अप लगा, फिर जहाँ मुक्का लगा वो उसका शॉट लगा, म्यूज़िक के ऊपर कटिंग हुई, बाद में म्यूज़िक लग गया तो वो एक पंच लगता है, तो मज़ा आ जाता है देखने का। वो सारा एडिटर करता है। फिर एनिमेटर होता है जो कि चीज़ें एनिमेट करता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर चाहूँ कि मेरे पीछे एक लैंप ऑन कर दें, तो वो एनिमेशन में जाके एक लैंप पीछे जला देंगे। या जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे कमर्शियल्स हम शूट करते हैं, तो लड़कियों की स्किन इतनी अच्छी नहीं होती, मिसाल के तौर पे जिस लड़के या लड़की की जिसको हमने शूट किया है, तो एनिमेटर और CG का काम, कंप्यूटर ग्राफिक्स का काम करने वाले पोस्ट में जाके उनका फेस साफ़ करते हैं, उनका कलर ठीक करते हैं, उनके बालों का कलर ठीक करते हैं, वो प्रोमोज बनाते हैं, टाइटल्स बनाते हैं, मोशन ग्राफिक्स का उसमें काम आता है। तो ये सारे काम जो हैं ये इसी हमारे काम का हिस्सा है। तो सिर्फ आप ये ना सोचें कि इसमें आपने सिर्फ एक्टिंग करनी है, इसमें आप दूसरे शोबों को भी समझें। एनिमेटर के बाद हमारे पास हैं प्रोडक्शन डिज़ाइनर। प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो होता है ये पाकिस्तान में नहीं होता, ये सेकंड लास्ट नई जॉब है। इसके बाद सिर्फ DIT क्रिएट हुई है जॉब। प्रोडक्शन डिज़ाइनर बाहर होता है। प्रोडक्शन डिज़ाइनर ये करता है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर और आर्ट डायरेक्टर ये दोनों मिल के काम करते हैं कि इस विजुअल को हम कैसे खूबसूरत बनाएं, इसमें हम क्या दिखाएं, इसमें थ्रू आउट पहले सीन से लेके आखिरी शॉट तक सबके कपड़े, कलर्स जो हमने यूज़ करने हैं वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर ही पूरा डिज़ाइन करता है इस सारी चीज़ को। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हॉलीवुड की फिल्म होती है वो सारी एक टोन में आपको नज़र आती है। हमारी जो पाकिस्तानी फिल्में हैं उसमें आपको साफ नज़र आता है कि इस सीन पे ज़्यादा मेहनत की है, यहाँ पे अच्छी लाइट हुई हुई है, इसमें कंट्रास्ट ज़्यादा है, इसमें कम है, ये अच्छा शूट हुआ है, इनडोर सारा और तरह का शूट हुआ है, आउटडोर सारा और तरह का लग रहा है, दोनों मैच नहीं हो रहे। तो वो क्योंकि प्रोडक्शन डिज़ाइनर नहीं होता। प्रोडक्शन डिज़ाइनर ना पूरा उसको एक स्मूथ लुक देता है, लुक एंड फील प्रोडक्शन डिज़ाइनर देता है फिल्म को। इसीलिए जो हॉलीवुड की फिल्म होती है और पाकिस्तान की फिल्म जो वो या इंडिया की फिल्म वो आपस में मिलती नहीं है, ठीक है। हॉलीवुड की फिल्म का एक टोन, एक फील थ्रू आउट चलता है, ठीक है। लुक और फील एक जैसी होती है क्योंकि उनका एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर इन सारी चीज़ को डिज़ाइन करता है। हमारा ऐसा नहीं होता, हम खुद ही कर लेते हैं जो भी हमसे हो। ये जॉब यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये भी एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्शन इंचार्ज, जो कि सारी प्रोडक्शन को जिस दिन शूट चल रही है वो इंचार्ज होता है कि किसको खाना मिल गया, किसको गाड़ियाँ यहाँ पे कितनी चाहिए, इस सीन में कोई टेलीफोन चाहिए, इस सीन में कोई ख़ास तौर पे दिखाया आपने मज़दूर है तो सीमेंट की बोरियाँ उठा के जाने। प्रोडक्शन इंचार्ज इन सारी चीज़ों को फ्लो में रखता है, इन सारे मसाइल को डायरेक्टर तक नहीं जाने देता, खुद ही हल करता है। तो ये मैंने आज आपको तकरीबन 20 के करीब शोबिज़ के ऐसे शोबे बताए, फिल्म मेकिंग के ऐसे शोबे बताए हैं 20 के करीब जो कि एक्टिंग के अलावा हैं। तो अब आप ये सोचें
कि आपके अंदर इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप अपने आप को इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या मेरी बात सुन के आपको इसमें दिलचस्पी पैदा हुई और आप ये काम करना चाहते हैं। इससे ये होगा कि आप इस अपनी फील्ड में भी रहेंगे, आप इससे जुड़े हुए भी रहेंगे, आप यही काम कर रहे होंगे, इससे पैसे भी कमा रहे होंगे, क्योंकि इन कामों में से जल्दी आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, तो दिहाड़ी की तरह मिलने शुरू होते हैं। एक्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इससे आप रेलेवेंट भी रहेंगे, अपने फील्ड में भी रहेंगे और कुछ और भी करेंगे। देखें, सारे जो एक्टर्स हैं जो इस वक्त कामयाब हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और वो भी कोई ना कोई और काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि नुमान एजाज जो है उनका रेस्टोरेंट है, जैसे फ़हद मुस्वा टीवी प्रोडक्शंस करते हैं, ठीक है। क्या है, एजाज असलम जो है उनका एक कपड़ों का ब्रांड है, फैसल कुरैशी का कपड़ों का ब्रांड है, सलीम शेख साहब का कपड़ों का ब्रांड है। तो ये सारे कुछ ना कुछ, शान जो है फिल्म एक्टर, उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है। तो ये सारे लोग जो हैं ये कुछ ना कुछ करते हैं, जो कैमरे के सामने भी, कैमरे के पीछे भी। तो इस बात को समझें कि अगर इस लेवल पे इनको काम की ज़रूरत है कुछ और करने की, तो जो बिल्कुल ही नया आदमी है, बिगिनर है, उसको कितनी ज़रूरत होगी। तो मुझे जब आप पूछते हैं कि मैं आपको आपके लिए कुछ करूं या हेल्प करूं या बताऊं, तो मैं एक्चुअली आपकी हेल्प ये कर रहा होता हूं कि मैं आपको ये बता रहा होता हूं कि देखें, आप इस तरह से इस काम में आएँ, इस तरह से सीखें। मैं एक एक चीज़ खोल के आपको बता रहा हूँ। मेरी सारी वीडियोस में आप देखेंगे, आप अगर BTS जाकर देखें, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन लोग होते हैं, कैसे काम होता है। इसमें से भी हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे ज़हन से मैं फौरी तौर पर ना आई हूँ। और मैंने इंडिया में एक 2 फिल्मों के अंदर काम कर रहा था, एज लाइन प्रोड्यूसर भी और एज एन एक्टर भी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो लोग फिल्म मेकिंग पढ़ रहे थे वो तकरीबन कुछ 30 के करीब डिपार्टमेंट्स पढ़ते थे 4 सालों में। तो इसमें साउंड डिज़ाइन भी है, ठीक है, इसमें डबिंग भी है, इसमें साउंड रिकॉर्डिंग भी है, तो ये सारे साउंड का डिपार्टमेंट भी है। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको ये मेन जो 20-25 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उसके बारे में आपको बताऊं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि सिर्फ आप एक्टिंग ना सीखें या उसके ऊपर ही सिर्फ ना रहें कि मैं एक्टिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना। पहले ऐसे होता था कि एक्टर सिर्फ एक्टिंग करता था, होस्ट सिर्फ होस्टिंग करता था, सिंगर सिर्फ गाने गाता था, शायर सिर्फ शायरी करता था। अब आप देखते हैं वसी शाह होस्टिंग भी करते हैं, ठीक है। एहसन खान जो है वो मुहर्रम की ट्रांसमिशन भी होस्ट करते हैं, वो फिल्म में आइटम सॉन्ग भी कर लेते हैं, वो रमज़ान की ट्रांसमिशन भी कर लेते हैं, नुमान एजाज भी रमज़ान ट्रांसमिशन कर लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं, होस्टिंग भी कर लेते हैं। कई एक्टर हैं जो गाने भी गाते हैं। तो अब ये इस तरह नहीं रहा, अब हर आदमी एंटरटेनर है। अब ये सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और जब तक आप मुकम्मल एंटरटेनर नहीं होंगे, आपको एक से ज़्यादा शोबे ना आते हों, तो आपका यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। सिर्फ एक्टिंग के ऊपर आपका ये मेन फोकस है, लेकिन इसके साथ और भी आप कुछ चीज़ें देखें कि आप क्या कर सकते हैं। एडिटिंग कर सकते हैं आप अच्छी, या आप अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, या आप वॉइस बड़ी अच्छी आप अपने पॉलिश कर ली है, आपने मेहनत की है, आपने अपने जो इसका तलफ़्फ़ुज़ होता है जो, वो आपने बड़ा अच्छा कर लिया है, तो आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। इतने ड्रामे हैं जिनकी डबिंग हो रही होती है, वो डबिंग एक्टर्स जो हैं वो एक दिन का 10,000 20,000 इतना भी लेते हैं। 5,000 से लेके, अच्छे जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं 5,000 से लेके 20-25 हज़ार रुपये तक लेते हैं डबिंग करने के। तो और वो डबिंग जो है वो आप देखें, कमर्शियल की डबिंग 30 सेकंड की होती है, तो वो 1-2 घंटे में करके चले जाते हैं 20-25 हज़ार रुपये लेके। तो ये सारी चीज़ें आपको ना सीखनी होंगी, देखनी होंगी, आंखें खोलें और थोड़ा जागें, अपने आप को झंझोड़ें कि यार ये काम ऐसा नहीं होना, ये बड़ी इसमें जान लगती है, मेहनत लगती है। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ। और मैं अनाउंस करूँगा कुछ अरसे बाद कि मैं होपफुली सितंबर के मिड में या सितंबर के एंड में मैं एक्टिंग वर्कशॉप जो मैंने आपको कही थी वो मैं प्लान कर रहा हूँ। सितंबर के मिड में मैं अनाउंस हो सकता है कर दूँ, और सितंबर के एंड में जाके हम वो 3 दिन की एक्टिंग वर्कशॉप लाहौर में करेंगे। तो उसमें भी मैं करियर काउंसलिंग भी करूँगा, एक्टिंग के बारे में बात करूँगा। अब आते हैं हम आज के एक्टिंग लेसन के बारे में। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये लेसन है आपके लिए। मैं 6 मुख्तलिफ ह्यूमन एक्सप्रेशंस, सेंटिमेंट्स, मैं वो लाइनें बोलूँगा। मैं 6 मुख्तलिफ लाइनें बोलूँगा, जिसमें होगा एंगर, हैप्पीनेस, ठीक है, रोमांटिक, डाउट, फियर और सैडनेस। यानी कि गुस्सा, खुशी, मोहब्बत वाले, शक्की और
खौफज़दा होना और उदासी वाले। ये मैं 6 मुख्तलिफ लाइनें बोलूँगा। आपने ये करना है कि आपने मेरी लाइन सुननी है और आपने एक्सप्रेशन देने हैं और आपने वो वीडियो बनानी है अपनी। मैं दोबारा बताता हूँ, मैं 6 मुख्तलिफ ह्यूमन एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जिसमें गुस्सा है, खुशी है, मोहब्बत है, शक है, अफसोस है, डर है, ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशन वाली, मुख्तलिफ एक्टिंग वाली लाइनें, डायलॉग्स बोलूँगा। आपने मेरा डायलॉग सुनना है और अपनी शक्ल, अपने एक्सप्रेशन देने हैं और आपने वो वीडियो बना के मुझे भेजनी है। आपने अपना कैमरा कट नहीं करना, स्टॉप नहीं करना, वो लाइन चलती रहेगी। आप वो लाइन प्ले करें किसी फ़ोन से और अपने फ़ोन में वो मेरी लाइन चल रही होगी और आपने एक्टिंग करनी है उस लाइन के ऊपर। आपने मुंह से कुछ नहीं बोलना, आपने सिर्फ एक्सप्रेशन देने और वीडियो बनानी है और आपने लगातार बनानी है। यानी कि मैंने पहले गुस्से वाली लाइन बोली तो आपने गुस्से की वो वाली जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्टिंग करनी है। अगली लाइन मैंने खुशी वाली बोली तो आपने उसी वक्त खुशी वाले एक्सप्रेशन देने हैं। फिर मैंने रोमांटिक बोली तो आपने उस वक्त रोमांटिक देने हैं एक्सप्रेशन। फिर मैंने शक की लाइन बोली तो आपने शक वाले तासुरात देने हैं, शक वाली एक्टिंग करनी है। फिर मैंने डर वाले लाइनें बोली, डर वाले डायलॉग्स बोले तो आपने डर की एक्टिंग करनी है। जो मैं बोल रहा हूँ वो साथ साथ आप एक्ट करेंगे। और उसके बाद लास्ट में मैं उदासी वाले, सैडनेस वाले डायलॉग्स बोलूँगा, लाइंस बोलूँगा तो आपने सैडनेस वाले एक्सप्रेशन देने हैं, सैडनेस वाली एक्टिंग करनी है। तो अब वो लाइंस शुरू होने वाली हैं। आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, अपना कैमरा वगैरह प्रिपेयर कर लें, एंगल बना लें। तो आप मेरी लाइंस ये अब चलेंगी और आप उस पर एक्टिंग करेंगे और आपने कैमरा रोकना नहीं है। आपने एक ही गो में, वन गो में ये सारे एक्सप्रेशंस देने हैं। फिर पता चलेगा आप कितने अच्छे एक्टर हैं और इससे आपकी बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी। तुम्हें क्या लगता था, क्या लगता था तुम्हें कि तुम जैसे घटिया लोग इस शहर में दंदराते फिरेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे? ये नहीं हो सकता, ये मैं होने नहीं दूंगा। सुनो, आज मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा कि हमारा छोटा सा घर खुशियों से भर जाएगा। देखो देखो प्लीज मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे जाने दो प्लीज। देखो तुम्हें खुदा का वास्ता प्लीज मुझे जाने दो। देखो ये सच है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, इतनी मोहब्बत कि तुम सोच भी नहीं सकती। सच पूछो तो ऐसा लगता है कि तुम ही मेरी जिंदगी हो। अगर इंस्पेक्टर वहां मौजूद था तो तुम जो कह रहे हो वो नहीं हो सकता। सच सच बताओ, असल में वहां क्या हुआ था? मां, जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो मेरी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूंगा मां, नहीं जी सकूंगा। मां, तुम क्यों चली गई? हाँ जी, तो आपने देखी ये लाइंस और आपने उस पर एक्ट किया, आपने उस पर वीडियोज़ बनाई। जिसने भी बनाई है आपने इसको समझ के करना है, बार बार करना है। तो ये लाइनें बार बार प्ले करें, इसके ऊपर एक्टिंग करें और मुझे ये वीडियो आपने भेजनी है। आपकी एक्टिंग की असाइनमेंट जो है वो ये है कि आपने ये 6 एक्सप्रेशंस, सेंटिमेंट्स,
एक्ट करके मुझे वीडियो बना के भेजनी है। और इससे पहले मैंने आपको सारी जो शोबिज़ की जो हायरार्की होती है कि इसमें किसकी क्या जॉब है, कितनी तरह के लोग हैं, कितनी तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने कम से कम 20-25 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बताया। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको आपका जहन खुले, आपको समझ आए कि आप इसमें और क्या कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई करते रहें, बड़ी ज़रूरी है। और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, उनकी बात मानें, और अगर अपनी बात मनवानी है तो उनको कन्विंस करके मनाएं, उनको झूठ बोल के, धोखा दे के, ब्लैकमेल करके ना मनवाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।